हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे हों और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। केस स्टडी नंबर 23 बहुत ही प्यारी केस स्टडी है और बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। ऐसे केस स्टडीज़ पेपर में आ सकते हैं अगर उनको स्पेसिफिकली फेमा के प्रोविजंस के बारे में आपकी नॉलेज चेक करनी हो तो, क्योंकि इसमें बेसिकली फेमा और थोड़ा बहुत पामला के बारे में भी है और थोड़ा बहुत रेरा के बारे में भी है, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा फोकस करता है फेमा के ऊपर। ठीक है, आज आने के चांसेस मतलब ऐसा है कि हाँ, इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, इसके इस टाइप का और किसी चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए मस्त केस स्टडी है, मस्त आराम से मज़े के साथ करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये बोला गया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो फेमा में थी उसको कुछ कंप्लेंट रिसीव हुई और उसके बेसिस पे उसने शो कोज नोटिस इशू करे कुछ लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है 8 लोगों की, 8 नाम है और उन सबको शो कोज नोटिस इशू करे गए हैं और क्या क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो बात करते हैं। और उसके बाद इन्होंने इन सबके जवाब दिए हैं, नीचे इन्होंने सबके जवाब दिए, रिप्लाई भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस को इशू है नोटिस और क्या क्या इनके गुनाह हैं। तो सबसे पहला मेसर्स साई इंटरप्राइजेस को मिला है। कहता है उनका जो गुनाह था वो ये था, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन यूके पाउंड्स विदाउट इनवर्ड रेमिटेंस। मतलब बिना इनवर्ड रेमिटेंस के इन भाई साहब ने पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से पेमेंट रिसीव कर ली। ठीक है, इसका गुनाह ये है। इसके बाद मिस्टर राज के पास आया लेटर। कहता है लेटर में लिखा है मिस्टर राज जो है वो इंडिया आए फॉर द हॉलीडे आफ्टर 10 ईयर्स इंडिया आए हैं हॉलीडे के लिए ऑन 5 मई 2019 एंड लेफ्ट फॉर यूएस ऑन 28/7/2020। मतलब देख के तो पता चल रहा है 182 डेज से ज़्यादा रहे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आगे देखते क्या कह रहा है। वाइल ऑन स्टे ही ट्रेडेड इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स रिसीव्ड एज कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सरेंडर ऑफ हिज इनहेरिटेड लैंड। अब एक बात बताओ, इन्होंने टीडीआर में जो है ट्रेड किया, ठीक है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में, और वो 10 साल के बाद सिर्फ हॉलीडे मनाने आए थे। मतलब रहे वो 182 डेज़ और मोर, वो बात आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बंदा 182 डेज़ और मोर रहता है तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया बन जाता है, ये बात आपको पता होगी। लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शंस भी गिवन है कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आता है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जाता है या फिर जिसकी इंटेंशन, मतलब सीधा आता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे, जिसकी इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया नहीं होती, उस बंदे को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाता है। तो आप मिस्टर राज के लिए सिर्फ इतना पॉइंट याद रखिएगा। बाकी जब क्वेश्चन अगर इसके आगे देखते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया और क्या क्वेश्चन अराइज हुए उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डिस्कस कर लिए। अब तीसरा आता है वॉट्स LLP। कहता है इन्होंने डोनेशन दिया $90,000 की मेड टू अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन यूएस इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एज इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स इज 75 लाख। मतलब इन्होंने आरबीआई की अप्रूवल नहीं दी और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में, जो शेड्यूल 3 में अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 में ये फॉल करता है, और इंस्टीट्यूट में 90,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। तो वहाँ शेड्यूल में लिखा हुआ है या तो आप $50 लाख दे सकते हैं, ठीक है, जैसा मुझे याद है $50 लाख दे सकते हैं, या फिर कितना दे सकते हैं 1% ऑफ द जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है प्रीवियस 3 ईयर्स के एवरेज की, उसका 1% दे सकते हैं। तो यहाँ पर $75 लाख है। तो अगर मैं $75 लाख का 1% निकालता हूँ, ठीक है, तो आता है 75,000 आता है ना, $75,000 आता है, और या फिर $50 लाख। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो विच एवर इज लोअर, मतलब अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हो, तो हमने पेमेंट करनी थी, हमारे को अलाउड था $75,000 की, लेकिन इसने कर दी $90,000 की। कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल मांगता है ना बेटा, यहाँ इसने अप्रूवल नहीं ली, तो इसकी तो गलती है भाई, इसकी तो बराबर गलती है। ठीक है, इस वाले बंदे की भी बराबर गलती है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं है और इसने क्या कर लिया, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में जो है ट्रेड कर लिया, जो अलाउड नहीं होता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, वो प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंपनी आती है एलपीएल लिमिटेड, इसको प्यार से एलपीएल बोलेंगे। ठीक है, एलपीएल लिमिटेड, सॉरी एलपीएल बोलेंगे डायरेक्टली, एलपीएल लिमिटेड क्या, ठीक है, एलपीएल बोलेंगे। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ 23,500 पाउंड, 1 पाउंड इक्वल्स टू $1.3 टू एन एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन जयपुर फॉर विच 4.2 करोड़ वर रियलाइज्ड। मतलब आपने पेमेंट करी है, किसकी पेमेंट करी गई है एलपीएल के द्वारा, कमीशन की पेमेंट करी गई है, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए करी गई है, जिसका रेमिटेंस जो था 4.2 करोड़ का था, और पेमेंट कितना दिया है कमीशन का, 23,500 पाउंड दिया है। कितना दिया? 23,500 पाउंड, ये याद रखना, 20,500 पाउंड। हमें आंसर चाहिए होता है डॉलर्स में, ठीक है, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ शेड्यूल 3, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में फॉल करता है। ठीक है,
तो इतना समझ आया, 4.2 करोड़ रेमिटेंस है, 23,500 इन्होंने करी है, और अब इसको कन्वर्जन वगैरह करेंगे, बाकी अगर क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो बस इतना ध्यान रखो। इसके बाद TFL प्राइवेट लिमिटेड है, नॉन रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर बेस्ड ऑन इन आयरलैंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स शिप्ड ऑन 25 मार्च 2020। अब यहाँ पर क्या हुआ, TVF प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे होंगे, अब उसको 14 महीने हो चुके हैं और इन्होंने पेमेंट नहीं करी है। वैसे कितने महीने में करनी होती है, 6, ठीक है, इन्होंने नहीं करी है, ओके, इसके लिए शोकॉज नोटिस आया है। अगला BMT एसोसिएट है, एक US बेस्ड फर्म है, अ फर्म लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टेड इन एन एंटिटी एंगेज इन रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट के लिए, ओहो, रियल एस्टेट के लिए करा है। अगर टाउनशिप वगैरह होगा तब तो अलाउड होगा, अब अगर टाउनशिप नहीं होगा तब तो बेटा प्रोहिबिटेड है ये, ठीक है। लेकिन देखते हैं रिप्लाई क्या किया भाई ने। इसके बाद मिसेस श्रीदेवी, अच्छा श्रीदेवी जी हैं, कहता है शी इज़ अ person resident outside India in possession of the immovable property in India and how she obtained the property in her name is unknown, मतलब नॉट नोन, सो आपको पता ही नहीं है ओहो उसके नाम पे प्रॉपर्टी कैसे है, उसको पता ही नहीं है, अरे ओहो दैट्स अ प्रॉब्लम। अब वैसे क्या है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। चलो भैया, अब पाशा भाई है, मिस्टर पाशा भाई कहते हैं ही वॉज इन पोजेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी इन US जॉइंटली विद अ रिलेटिव आउटसाइड इंडिया एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। अच्छा, वैसे तो इमल प्रॉपर्टी आप जॉइंटली होल्ड कर सकते हो रिलेटिव के साथ, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपका आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड्स है $3 लाख का। चलो ठीक है, इसलिए शोकॉज नोटिस आया होगा। अब देखते हैं इन्होंने रिप्लाई क्या सब ने, ठीक है। अगर मैं साई एंटरप्राइज का रिप्लाई देखूँ तो साई एंटरप्राइज ने ये रिप्लाई किया, पेमेंट वॉज रिसीव्ड बाई पेमेंट वॉज रिसीव बाय अस थ्रू ऑथराइज पर्सन। उन्होंने बोला कि हमें पेमेंट ऑथराइज पर्सन से रिसीव हुई है एंड इनवॉइस वॉज ऑल्सो इशूड इन UK पाउंड्स प्रोड्यूस्ड हेयर विद, लेकिन हमने इनवर्ड रेमिटेंस नहीं बनाया। ओए होए, ठीक है भाई, कहता है हमने ना ऑथराइज पर्सन से पैसे लिए हैं, पेमेंट जो रिसीव हुई है ऑथराइज पर्सन से हुई है, ठीक है, और UK पाउंड के फॉर्म में ही इशू, और इनवॉइस जो था वो UK पाउंड के उसमें ही था, ठीक है। अब मिस्टर राज का रिप्लाई सुन लेते हैं। I was person resident in India for previous year 2021 and producing here with flight bookings and visa documents and accordingly trading in TDR was not prohibited for me। अब भाई साहब को ऐसा लगता है वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया थे। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होगा कि मिस्टर राज सही कह रहा है या नहीं कह रहा, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि वो गलत कह रहा है, वो नहीं कर सकता, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, बोट्स LLP कहता है एज अ डोनेशन वॉज लेस देन $50 लाख। भाई साहब कह रहे हैं कि $50 लाख से कम की डोनेशन थी, इसलिए मैंने RBI का अप्रूवल नहीं लिया। अरे भैया, वहाँ पर एक लिमिट है 1% वाली, वो भी देखनी थी वॉट्स LLP जी को, ठीक है, उन्होंने नहीं देखी, तो मतलब ये भी गलत कह रहे हैं। इसके बाद LPL क्या कह रहा है, LPL कह रहा है एक्सेप्टेड दैट द कॉन्ट्रवेंशन। अब अच्छा, LPL अच्छे निकले भाई, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चलो भाई, अच्छे आदमी निकले। अगला TFL प्राइवेट लिमिटेड क्या कहती है, द कंपनी इज इन द CIRP। ओहो हो, इनका तो IBC चल रहा है, इसीलिए इंपोर्ट का पैसा ये दे नहीं पाए, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। BMT एसोसिएट क्या कहती है, द रियल एस्टेट कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ टाउनशिप। भाई ये तो टाउनशिप में ही लगे हैं, तो फिर तो ये दिक्कत ही नहीं है, और रेरा के तहत रजिस्टर्ड भी हैं। ओहो, फिर तो इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लोग तो कर सकते हैं रियल एस्टेट के लिए, इनके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड बाय माई फादर। ओहो, श्रीदेवी जी ने बोला कि ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे नाम पे है। ओहो हो बेचारी, ठीक है। अब यहाँ पर पाशा भाई क्या कहता है, पाशा भाई कहते हैं द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ $2.5 लाख वॉज फ्रॉम द RFC। कहता है मैंने 2.5 लाख तो अपने RFC अकाउंट से दिए थे, $3 लाख में से, अकाउंट इन हेल्ड इन माई नेम टू सपोर्ट द रेलिवेंट, मतलब $50,000 जो थे वो अलग से दिए थे, $2.5 लाख तो थे भाई जो मैंने RFC अकाउंट से दिए थे, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पाशा भाई पे डाउट हुआ, नाम से ही शक हो गया होगा। इन केस ऑफ मिस्टर पाशा द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हेल्ड एन इंक्वायरी इन विच इट वॉज फाउंड दैट $50,000 वॉज सेंट आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ मिस्टर पाशा आउट ऑफ द प्रोसीड्स। जो $50,000 भेजे गए हैं ना, $2.5 लाख तो RFC से भेजे हैं, जो 50,000 वो ओपीएम की सेल करके बेचा है। वो हो नशेड़ी, मतलब ये नशे करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओपीएम वगैरह का सेल पदार्थ करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ओपीएम और तो मतलब मामला ड्रग्स, नारकोटिक्स, तो यहाँ पर सज़ा कितनी होती है, मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 10 साल की। बस इतना ध्यान आ जाना चाहिए, जैसे ही आपको ड्रग्स वगैरह दिखते हैं ना पामला वगैरह में, तो आपको सीधा याद क्रैक दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है, इसकी मैक्सिमम सज़ा 10 साल की एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ पामला 2002। दैट्स इट, ठीक है। ये सारे रिप्लाईज पढ़ लिए, मैंने आपको जरूरी जगह पे डिस्कस भी कर दिया जो जो गलत हैं। अब स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछते हैं, और उसके बाद मैं आपको एनालाइज करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। MCQ, what was the maximum amount of remittance that was allowed to LPL without prior approval of RBI। देखो भाई, अब उन्होंने कितने की पेमेंट करी थी, $90,000 की पेमेंट करी थी। नो सॉरी, वो तो हमारा दूसरा केस था।
मैं दोबारा से आता हूँ, उसने कौन सी, हम LPL की बात करें ना, हाँ LPL ने क्या किया था, 23,500 पाउंड्स जो थे कमीशन, ठीक है, उसने पे किया था। कमीशन कितना है, 23,500 पाउंड्स, ठीक है, और 1 पाउंड में $1.3 हैं, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, 4.2 करोड़ हैं रुपीज़ जो आपका रियलाइज़ हुआ है, इसको भी डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 70 कर लीजिएगा डायरेक्टली, इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप शेड्यूल उसमें जाते हैं 3 में, तो जब आप शेड्यूल 3 में जाते हैं तो आपको एक बात बता दूं मैं, जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कमीशन देते हैं तो आपको कितना अलाउड होता है, $25,000 और बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5% ऑफ रेमिटेंस विच एवर इज़ हायर, ठीक है, आपको इतना अलाउड होता है। तो यहाँ पर $25,000 अलाउड है आपको, या तो $25,000 होगा, या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो रेमिटेंस आपका आता है 4.2 करोड़ को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 6 लाख का 5% आता है $30,000। तो विच एवर इज़ हायर, $30,000, ठीक है। और इसकी पेमेंट इसने कितनी करी है, 23,500 पाउंड। अगर मैं 23,500 पाउंड को कन्वर्ट करता हूँ तो वो आता है डॉलर में 30,550 आई गेस, ठीक है, ऐसा आता है। तो इसने ज़्यादा करी है, मतलब RBI का अप्रूवल चाहिए था LPL को, लेकिन LPL ने नहीं ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, लेट्स सी, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कितना अमाउंट बिना अप्रूवल के वो कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज़ 5% ऑफ $6 लाख, दैट इज़ रेमिटेंसेस। 4.2 करोड़ को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 6 लाख आ जाएगा, और 6 लाख का 5% अगर आप देखते हो तो आपके पास 30,000 आता है। तो बिना अप्रूवल के 30,000 तक दे सकता था, लेकिन इसने दिए कितने, 30,550, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, C। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, कौन सी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, भाई प्लांटेशन प्रॉपर्टी की, ये तो प्रोहिबिटेड है भाई। सब्सक्रिप्शन टू परमिटेड चिट फंड थ्रू बैंकिंग चैनल एंड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, यस, ये हमारा जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, बिल्कुल। अगर वो रिपेट्रिएट कर चिट फंड में पैसा लगा सकता है, लेकिन कंडीशन उसके अंदर ये लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो में लिखा हुआ है कि वो रिपेट्रिएट करके नहीं लेके जाएगा, पैसा यहीं पर खर्च करके देना होगा, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है भाई। The adjudicating authority under the IBC 2016 on admission of application for CIRP process does not make an order for, मतलब ये क्या ऑर्डर नहीं देता, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने का ऑर्डर नहीं देता जब वो एडमिशन एक्सेप्ट करता है। तो इसके बाद whether the property held in the name of Sridevi by her father considering the Benami transaction, considering the fact that Sridevi got aware of the ownership of the property after receipt of notice from the adjudicating authority under FEMA 1999, मतलब क्या वो बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी यार, उसको पता ही नहीं है, उसने डिनाई करी अपनी ओनरशिप। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, आपको येस जवाब देना है, और क्यों देना है इसका रीज़न आपको जानना है। तो आप सबको पता है, आपको बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो सुन लीजिएगा, वहाँ पर मैंने फटाफट से बताया हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट MCQ, इफ द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द इम्पोर्टर फॉर पेमेंट ऑफ TFL प्राइवेट लिमिटेड वॉज 3 months, देन वट वॉज द मैक्सिमम टाइम अमाउंट, मैंने बताई थी आपको, ओ सॉरी 6 months। मैक्सिमम टाइम जो हमारे इंपोर्टर के पास होता है पेमेंट करने का 6 month होता है, तो B इज़ द ऑप्शन, ठीक है। आओ आप डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं, देखते हैं थोड़े मजे आएंगे करके। तो सबसे पहला, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ FEMA 1999 एंड इट्स रेगुलेशंस, प्लीज एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंशन मेड बाय मेसर साई ने ये बोला था कि भाई मैंने जो पैसे रिसीव करे हैं वो किससे करे हैं, ऑथराइज डीलर से करे हैं, ऑथराइज पर्सन से करे हैं, और मेरा जो इनवॉइस था वो भी पाउंड में था, इसलिए मैंने इनवर्ड रेमिटेंस नहीं दिया। भाई देख साई, जो भी है तू, इसमें मैसर साई ने जो एंटरप्राइज ने ये बोला, सिंपल सी चीज़ बोली कि जो इनकी कंटेंशन है वो वैलिड नहीं है। मतलब क्यों वैलिड नहीं है जी, अब आप पूछोगे सर क्यों वैलिड नहीं है, उसने पैसा तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू लिया है, क्या दिक्कत है। अगर आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ने जाते हो, पेज नंबर 5.12 पे, तो वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन गिवन है छोटी सी, पेज नंबर 5.12 पे जाओगे ना, वहाँ एक एक्सप्लेनेशन गिवन है और बोला है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, कि पैसा उन्होंने रिसीव किया हो किससे, ऑथराइज पर्सन से, लेकिन अगर आपने इनवर्ड रेमिटेंस नहीं लिया तो ऐसा डीम्ड टू भी माना जाएगा कि आपने ऑथराइज पर्सन से रिसीव नहीं किया। तो आपको पेज नंबर 5.12 पे एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और आपको जवाब मिल जाएगा कि ये नॉट वैलिड है जो इसकी कंटेंशन है, ठीक है। मिस्टर राज ने जो दिया था उसकी वैलिड है या नहीं है। भाई यहाँ पर मिस्टर राज के बारे में तो ऑलरेडी मैं 10 बार ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, ठीक है। क्यों, अब ऐसा क्यों आपको लगता है, तो इसके बारे में आप पेज नंबर 5.7 पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने 10 बार आपको बता दिया, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी रहने की, बहुत ईजी है, ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं थी रहने की, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मान जाएगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो 182 डेज से ज़्यादा रहा,
ठीक है। पेज नंबर 5.7 पे जाएंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है यही सेम लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर राज की भी कंटेंशन गलत थी, वो टीडीआर में ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। अब वॉट्स एलएलपी ने क्या कहा था? वॉट्स एलएलपी का केस ये था कि क्या उसको $75,000 जो था, कितना अलाउड था? $75,000, उसने $90,000 दे दिया, और वॉट्स ने बोला कि $50 लाख तक अलाउड होता है। नहीं बेटा, वॉट्स $50 लाख तक तो अलाउड होता ही होता है, उसके साथ साथ आपके साथ एक कंडीशन हो रही है, 1% ऑफ द जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है 1% उसका लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ द टर्नओवर, हाँ पिछले 3 साल का टर्नओवर आई गेस, ठीक है, आई एम सॉरी, पिछले 3 साल का एवरेज जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है, टर्नओवर नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की जो पिछले 3 साल की अर्निंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग होती है 3 साल की, उसका फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग होती है पिछले 3 साल की, उसके एवरेज का आप 1% लेते हो। तो यहाँ पर 75 लैक्स था तो उसको 75,000 बोलेंगे। अब 75,000 और 90,000 विच एवर इज लोअर, तो 75,000, तो 75,000 से ऊपर गया तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए थी। तो जो राज ने बोला, राज ने भी गलत बोला, साई ने भी गलत बोला, और वॉट्स ने भी गलत बोला। इसका आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो शेड्यूल 3 देख लीजिएगा, पेज नंबर 5.18 पे मिल जाएगा आपको आंसर जो मैंने बोला है, ठीक है। वैसे तो आपको आता ही होगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7th का ए कहता है प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय इशू ऑफ शोकॉज नोटिस टू टीएफएल लिमिटेड। टीएफएल लिमिटेड वो कंपनी है जिसका आईबीसी चल रहा है, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फेमा कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ द गोइंग ऑन ऑफ सीआरपी प्रोसेस अंडर द आईबीसी। प्लीज कमेंट ऑन द सेम। बिल्कुल गलत, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आप सेक्शन नंबर 14 पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 14 पढ़ते हो ऑफ द आईबीसी 2016, ठीक है, उसमें बहुत सिंपली मेंशन कर रखा है कि जो हमारा जब कोई भी केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, कोई नोटिस वगैरह नहीं जा सकता। पेज नंबर 3.31 पे अगर आप जाओगे तो उसमें चारों कंडीशन गिवन है कि मोरेटोरियम जब इम्पोज हो जाता है तो क्या नहीं हो सकता। तो उसमें से एक कंडीशन आपको दिख जाएगी कि कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ केस वगैरह नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सिंपली इसका जवाब आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट कुड बी लेविड against LPL and if the offence is compounded by the relevant authority, whether the adjudicating authority can take any other further action in respect of show cause notice issued to LPL। भाई LPL वो था जिसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने जो किया है गलत काम किया है, जिन्होंने वो पेमेंट करी थी, किसकी पेमेंट करी थी? दैट इज़ कमर्शियल फ्लैट्स के लिए जो कमीशन पे किया था, तो इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था मैंने गलत किया है। तो भाई पेनल्टी अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन नंबर 13 में गिवन है ऑफ द फेमा एक्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर 13 पेज नंबर 5.71 पे अगर आप जाओगे न्यू बुक के तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और पेनल्टी होती कितनी है मैं आपको बता दूं। अगर आपका अमाउंट क्वांटिफाइबल होता है तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। अगर क्वांटिफाइबल नहीं होता तो फिर आपके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगती है, नॉट क्वांटिफाइबल, और 5,000 रुपये तो आपके डेली के लगते ही रहते हैं जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेनल्टी उसी हिसाब से आपकी 3 मल्टीप्लाई बाय जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा उतनी लग जाएगी, और उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि क्या अगर उसने कंपाउंडिंग कर ली तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फर्दर एक्शन लेगा? नहीं। सेक्शन नंबर 15 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन अगर एक बार कंपाउंडिंग हो गई तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके बाद फर्दर एक्शन। 5.74 पेज नंबर पे आपको दिख जाएगा फेमा एक्ट का सेक्शन नंबर 15, वहाँ पर ये सेम लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 8th का ए पॉइंट कहता है द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय श्रीदेवी वाज एक्वायर्ड बाय हिज फादर बट श्रीदेवी वाज नॉट अवेयर ऑफ द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। आपको फेमा के प्रोविजंस और पीबीटीए के प्रोविजंस के हिसाब से बताना है। भाई पीबीटीए के प्रोविजंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पेज नंबर 6.6 पे आपको मिल जाएगी, May 21 एंड ऑनवर्ड्स वाली बुक में, न्यू बुक में, ठीक है। वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि जो बेनामी एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और एज पर द डेफिनेशन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन इट इज़ अ बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। और फेमा के प्रोविजंस में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो है फेमा के प्रोविजंस को भी फॉलो नहीं किया गया। अगर वहाँ पर रेगुलेशंस पढ़ते हैं कि कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है जो नॉन रेसिडेंट है या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको जो है अदर देन प्लांटेशन प्रॉपर्टी, अदर देन फार्म हाउस एंड अदर देन जो हमारी फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड ही एक्वायर कर सकता है वो। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी भी एक्वायर करता है तो उसके लिए उसको लेजिमेट पैसा, मतलब अपनी नॉर्मल बैंक चैनल से पैसा, और जो पैसा उसके पास नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में पड़ा हुआ है उनसे वो देना होता है। यहाँ पर उसके फादर ने खरीदी है और उस मोड से पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ है, और दूसरी बात उसको पता भी नहीं है, तो बेनामी के भी ट्रांजेक्शन्स वो फॉलो नहीं हुए और फेमा के भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। मैंने आपको एक समराइज्ड फॉर्म में इसका आंसर दे दिया। बी पॉइंट क्या कहता है? बी क्वेश्चन कहता है 8th का बी, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर पाशा फॉर द ऑफेंस। यार मिस्टर पाशा ने जो ओपीएम बेचा, तो सेक्शन नंबर 4 पेनल्टी और सेक्शन नंबर 5 अटैचमेंट कर लेंगे जो भी उससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होंगे, ठीक है। इसके बाद
C point, BMT associate is in reply provided the website address of the authority under RERA wherein registration details of the project can be obtained. What is the responsibility of authority under RERA with respect to such grant of registration? मतलब grant of registration को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अथॉरिटी की. तो भाई सेक्शन नंबर अगर आप 5 पढ़ते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन है कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी, ठीक है. उसके उस पर सारी डिटेल फर्निश करेगा कौन, प्रमोटर, ठीक है. उसके बाद जो है अगर रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग कर देगा. तो आपको सेक्शन नंबर 5 ऑफ द रेरा एक्ट में दिख जाएगा और यहाँ पर पेज नंबर 2.28 पे आप जाएंगे तो ये सेक्शन नंबर 5 आपको मिल जाएगा. दैट्स इट. बहुत ही अच्छा केस स्टडी था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निपटाया, ठीक है. आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.